हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जेईई मेन 2025 थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का नाम है। इसमें मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ एंट्रोपी से रिलेटेड। आप देख सकते हैं कि मैंने कोई भी ऑप्शन नहीं लिखा है इसमें, क्योंकि ऑप्शन बहुत बड़े थे। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकालने वाला हूँ। आप पेशेंस रखिएगा, क्योंकि जो मैं आपको चीज समझाने वाला हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन दिस: आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड टू बिकम वेपर विद टेम्परेचर ऑफ 110 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट कर रखा है उन्होंने। द एंट्रोपी पूरे प्रोसेस के दौरान, पूरे प्रोसेस के में हम देखें तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रखा है उसने। द एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विद दिस प्रोसेस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। चार ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट ही सिखाता हूं, तो आंसर तो आप खुद ले आएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका क्वेश्चन भी डाल दूंगा, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसकी। चलिए, तो मैं केवल इतना लिख देता हूं कि आपको -5 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना था, ठीक है ना। चलिए, तो पहले तो मैं कुछ चीजें समझा दूं आपको बेटा। आइए, पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं कि जैसे कोई सब्सटेंस है जिसमें आप रिवर्सिबल हीटिंग और कूलिंग ऑफ अ सब्सटेंस, आराम से सुनना है ना। मैं एंट्रोपी का एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। और कूलिंग ऑफ अ सब्सटेंस, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, बहुत आराम से देखें। रिवर्सिबल आ गया ना, तो रिवर्सिबल के लिए हम आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं, ds बराबर dq रिवर्सिबल बाई t। ये इतना शानदार फॉर्मूला है। पूरी जो एंट्रोपी की कैलकुलेशन की जो शुरुआत होती है वो इसी फॉर्मूले से होती है, ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं आपको dq के आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, बड़ी बड़ी तबियत के साथ देखना, ठीक है। बड़ी तबियत के साथ देखना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ms डेल्टा टी या ms dt में बोल देता हूं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा सर? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा CDT, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा CMDT भी, आप इसको यहाँ पे आप CMDT भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूले को भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। आराम से देखना भाई, बिल्कुल आराम से देखना। अगर n ये 1 मोल के लिए है, ठीक है। आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। बट बच्चों को क्या है यार, समझ में नहीं आता कि यार कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, तो बच्चे थोड़े से बहक जाते हैं। और फिर थर्मोडायनेमिक्स ऑब्वियसली जे एडवांस का क्वेश्चन आता है तो जनरली हिलता भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डीक्यू के फॉर्मूलों की। पहले तो फॉर्मूले समझ लेते हैं। ये मास ऑफ सब्सटेंस है। यहाँ पे जो S बता रहा है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता रहा है। मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, ठीक है। एक एक स्टेप, ये वीडियो हो सकता है बड़ी बन जाए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, जूल, ग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स। कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो C बता रहा है वो आपकी हीट कैपेसिटी को बता रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हीट कैपेसिटी, जिसकी हम सिंपल यूनिट जानते हैं जूल। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो C dq/dt होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा जूल केल्विन इनवर्स। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आ जाइए और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम Cm की यूनिट देखें तो इसको हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। एक एक चीज बता रहा हूं मैं ना, एक एक चीज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। कितना सुंदर थर्मोडायनेमिक्स है, ये देखते हैं हम। तो यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी की यूनिट होती है, यूनिट में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। ये हीट एक्सचेंज है डीक्यू, आपको पता होना चाहिए। ये हीट की बात कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन जब आप लेंगे तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, वो सब आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसके बाद मैंने लिखा सीबी है, तो मैं इसको लिख सकता हूं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ऐसे ही मैं अगर सीपीएम लिखूं, यूनिट सेम होगी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए, और ये जो डीक्यू बता रहा है वो क्या बता रहा है, हीट एक्सचेंज को बता रहा है, ऑब्वियसली हीट को बता रहा है, कितने सिस्टम में हीट एक्सचेंज होगी। तो ये मैंने देखो कितनी सारी चीजें बड़े प्यार से आराम से समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि जो मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं ना, बहुत शानदार है, मजा आ जाएगा आपको वीडियो में, ठीक है ना। तो ये आराम से देखो, सबकी यूनिट आंखों के सामने है। बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, हद से ज्यादा कंफ्यूज रहता है। यहाँ पे आराम से देखो, सबका मतलब लिखा है मैंने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ू मैं। चलिए, अब इसमें आप जितने भी डीक्यू के फॉर्मूले हैं ना, वो आप सब इसमें रख सकते हैं। जी हाँ, आप सब इसमें रख सकते हैं। अगर कौन जो भी क्वेश्चन ने, जिस भी तरीके से क्वेश्चन ने पूछा, वो आप इसमें आराम से रख सकते हैं। बात समझ में आ गई? कोई भी, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी सब्सटेंस किसी T1 टेम्परेचर से किसी T2 टेम्परेचर पे जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, आइए।
इसको मैं रफ कर रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आइए, तो अगर मैं यहाँ पे बेटा यूनिट की बात करूं ना, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो देखो ना, इसकी यूनिट होती है जूल, इसकी यूनिट होती है केल्विन इनवर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल केल्विन इनवर्स। आराम से देखो, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इन सबको रफ कर रहा हूं, आपने देख लिया होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, ये काम आएगा इसलिए तो मैंने लिखा है आपके लिए। वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी और अच्छे कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो इसमें अगर हम आगे बढ़े बेटा, तो वहां पे मैं एक फॉर्मूले में वैल्यू रख के दिखाता हूं आपको, बहुत शानदार चीज देखने को मिलेगी। देखो, जैसे ds बराबर हमने लिखा था dq रिवर्सिबल बाई t, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सी डी टी बाई टी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे बोलो यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, बिल्कुल आराम से बताना, इस सी की यूनिट मैंने क्या लिखी थी, जूल केल्विन इनवर्स लिखी थी ना। यहाँ पे केल्विन आएगा ना, और नीचे भी केल्विन है, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा और नीचे केल्विन बच जाएगा। तो यहाँ पे जो ds की यूनिट होगी वो क्या होगी, जूल केल्विन इनवर्स। आना वही है जो मैं अभी यूनिट से बताया ना, यूनिट कन्वर्जन थर्मोडायनेमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते हैं dsm, तो आपको यहाँ पे देखना cm dt अपॉन t। आराम से देखो, ये क्या है, मोलर एंट्रोपी चेंज हो गया ये। अब इसकी यूनिट देखो ना, ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम से, आराम से। यहाँ पे अब इसकी यूनिट होती है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। तो आपकी जो इसकी यूनिट होगी वो भी यहाँ पे जाके क्या होगी, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होगी। बिल्कुल आराम से देखो, एक एक चीज बताऊंगा। मोलर एंट्रोपी चेंज ऑप्शन में आपको इसी फॉर्म में निकालना था, तो एक एक चीज समझा रहा हूं मैं आपको, कोई दिक्कत यहां तक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, अगर मेरे को एट कांस्टेंट प्रेशर पे लिखना होता तो, अगर मेरे को एट कांस्टेंट प्रेशर पे लिखना होता तो क्या दिक्कत है सर, क्या दिक्कत है, आप इसको ऐसे लिख दो ना, सीपीएम dt अपॉन टी। कांस्टेंट प्रेशर पे सी किसकी तरह दिखता है, सीपी की तरह, लिख दिया मैंने सीपी। बात समझ में आ गई। चलिए, अभी भी इसकी यूनिट क्या रहेगी, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा और आगे लेके जाता हूं, ये देख लिया होगा आपने। चलिए, ये सब काम आने वाला है अभी। तो इसको अगर मैं रफ कर दूं और आगे आपको मैं बात समझाऊं, समझना जरूर भाई, समझना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं। अगर फेस चेंज हो रहा हो, फेस चेंज, और आपको पता है फेस चेंज ये क्यों हिल रहा है इतना, इसको थोड़ा सा हम स्टेबल करते हैं, ठीक है। फेस चेंज के बारे में आप समझते हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड, जैसे फर्स्ट सॉलिड से हम लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड, लिक्विड से हम गैस की बात करते हैं। आराम से समझना, तो हम मेनली इन दोनों की बात करने वाले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आइए, जब सॉलिड से लिक्विड, और फेस चेंज जनरली ऑब्वियसली एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे देखा जाता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे देखा जाता है फेस चेंज। जितनी भी चीजें समझा रहा हूं वो इस क्वेश्चन में काम आएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा मैं ये। इसमें एक वीडियो में आपको पूरा एंट्रोपी जो अच्छा खासा आता है ना उसमें, ठीक है, सारी जितनी भी एंट्रोपी, उसका क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चलिए, अब आप आराम से देखिए, सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना, लेकिन ध्यान से सुनना। हमने ds बराबर पढ़ा dq रिवर्सिबल बाई t, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर, बिल्कुल सही बात है। आप मेरे को एक चीज बताइए, एट कांस्टेंट प्रेशर लगा रहे हैं आप, यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर सॉलिड से लिक्विड, क्या बोलते हो आप इसको, फ्यूजन बोलते हो कि नहीं बोलते, अरे हाँ सर फ्यूजन बोलते हैं इसको। तो आप मेरे को एक चीज बताइए, अगर मैं इसको एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात करूं तो क्या ये DH के बराबर नहीं लगता क्या आपको, अरे क्या ये DH के बराबर नहीं लगता, बिल्कुल लगता है सर, क्यों नहीं लगता है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, देखना भाई, डेल्टा S बराबर, ध्यान से देखना भाई, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से देखना भाई, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखूंगा जिससे आपको चीजें बारीकी से समझ में आए। अरे भाई ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सुन लो, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होता है, DH के, और हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, DU के, ठीक है ना। चलिए, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, DSM बराबर DHM अपॉन T, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें तो आप इसको इस तरीके, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डेल्टा SM बराबर डेल्टा HM, और ये डेल्टा HM कौन सा होगा बेटा, अरे बोल तो दो यार, फ्यूजन वाला होगा, और डिवाइड बाई टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर आएगा, अरे बोल दो कौन सा टेम्परेचर आएगा यहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, कुछ भी लिख सकते हो।
मेल्टिंग पॉइंट लिखो चाहे फ्रीजिंग पॉइंट लिखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी आप सॉलिड से लिक्विड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम जनरली एक्स सॉलिड से एक्स लिक्विड पे इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। जी हाँ, इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको इस तरीके से भी देखा जाता है। बात समझ में आ गई मेरे हिसाब से, तक क्लियर हो गया होगा। सेम चीज आपको इसमें लगानी है, सेम चीज, बिल्कुल सेम चीज। अब इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, ये भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि डेल्टा एस एम वेपोराइजेशन बराबर डेल्टा एच एम वेपोराइजेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है टी, और टी यहाँ पे क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ये दो फॉर्मूले बड़े शानदार, बड़े सुंदर। और ये जो डेल्टा एस एम है वो क्या है बच्चा, फ्यूजन के लिए है। किसके लिए है, फ्यूजन के लिए। सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, आराम से देख लो, कोई टेंशन हो तो बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। ये देख लो आराम से, सब कुछ समझा दिया। चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं हम। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आइए चलिए। तो फेज चेंज पढ़ लिया, कोई एक सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया एंट्रोपी का। और अगर हम क्वेश्चन ध्यान से देखें तो हमको -5 डिग्री सेल्सियस से पहुंचना है 110 डिग्री सेल्सियस। पहुंचे, आ जाओ। चलो, आइस को हीट कर रहे हैं, वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। -5 से कितने पे पहुंचाना है हमको, -5 से हमको पहुंचाना है कितने पे, 110 डिग्री सेल्सियस पे। चलो आ जाओ, ध्यान से फोकस इधर ही रहना चाहिए, इधर आ जाओ। तो देखो सबसे पहले तो आइस है आपकी, तो मैं H2O सॉलिड लिख देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो आपको पहुंचना है -5 डिग्री सेल्सियस से, और आपको पहुंचना है कहां पे, H2O गैस। हाँ भाई, कितने पे, 110 डिग्री सेल्सियस पे। इसका आपको एंट्रोपी चेंज देखना था, ठीक है। फॉर्मूला आप, मैं डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन डाल दूंगा, ऑप्शन डाल दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ भाई, अब ऐसे डायरेक्ट तो कन्वर्ट होगा नहीं, तो कैसे होगा, आ जाओ। सबसे पहले सॉलिड सब्सटेंस है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, डेल्टा S1 लिख देते हैं इसको। H2O सॉलिड कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही है। अब सॉलिड से किस में जाएगा, पहले लिक्विड में जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे हम इसको ऐसे बनाते हैं। ये आ गया आपका H2O लिक्विड, और ये भी कितने डिग्री सेल्सियस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये आपका क्या हो गया, डेल्टा S2। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब ये लिक्विड से जाएगा किसमें, H2O गैस में। हाँ भाई, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डेल्टा S3, और कितना डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। देखो आराम से देखना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। अब आपने एक गलती कर दी, बताओ क्या, आपने H2O लिक्विड को H2O गैस में लिख दिया। टेम्परेचर जब चेंज करोगे ना तो उसकी फेज सेम रखना, नहीं तो दिक्कत आएगी आपको। यहाँ पे H2O गैस नहीं आएगा, यहाँ पे अभी भी H2O क्या आएगा, लिक्विड आएगा। एक फेज से दूसरे फेज में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। पहले बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचोगे, डायरेक्ट गैस मत लिख देना, मत लिख देना, क्योंकि अभी समझा के आया था लिक्विड से गैस जाते हैं तो कौन सा एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। जी हाँ, तो यहां पे काम आएगा डेल्टा S4, डेल्टा S4 जो आपको H2O गैस तक लेके जाएगा, और इसका टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। आराम से देखो, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया। अब आप आराम से इसको यहाँ पे इसको ऐसे लेके जाएं, डेल्टा S5, डेल्टा S5, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप गैस से गैस पे लेके गए 100 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। एक चीज ध्यान से सुन लो, कभी भी ये डेल्टा H में भी ऐसे करवाता है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखा है, और ऐसा मेंस में भी आया हुआ है, और मैंने डेल्टा H का क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो में, आपको मिल जाएगा। कभी भी सॉलिड से गैस पहुंचा रहा हो, नहीं पहुंचेगा। सॉलिड से सॉलिड का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, लिक्विड से लिक्विड का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, गैस से गैस का फॉर्मूला पढ़ रखा है, लेकिन आपने सॉलिड से गैस का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा है। सुन लो अच्छे से, दोनों कान खोल के। सर डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, कि नहीं है कोई भी फॉर्मूला, आपको इस बात से होके ही जाना पड़ेगा। ये हमारा कौन सा पॉइंट आया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया। मेल्टिंग पॉइंट पे देखो इक्विलिब्रियम पे है, फिर हम किस पे लेके गए, इसके बॉइलिंग पॉइंट पे। ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये यहां पे अगर आप देखें तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो बताओ डेल्टा S बराबर क्या होगा, डेल्टा S बराबर होगा बेटा डेल्टा S1, हैश लो लगा दो, टेंशन नहीं, डेल्टा S2
डेल्टा S3, डेल्टा S4, डेल्टा S5। भाई स्टेट फंक्शन है ना, स्टेट फंक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। चाहे आप घर पे एक गली से जा रहे हो, आपके घर पे जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं ना, तो आप एक आपने पाथ ले लिया, फिर आपने दूसरा पाथ ले लिया, तो उसमें एंट्रोपी चेंज तो सेम ही आएगा। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, स्टेट फंक्शन होता है। तो चाहे आप इस पाथ से होके जाएं, चाहे आप इस पाथ से होके जाएं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब समय आ चुका है उन सबको जोड़ने का जो मैंने पहले समझाया था। आइए, तो सर यहाँ पे जो डेल्टा S1 होगा, आराम से सुनना, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है ना। चलिए, तो डेल्टा S1 जो होगा, देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन ने 1 एटमॉस्फेयर दे रखा था। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, ये आपका हो जाएगा, कितना टेम्परेचर है, 268 केल्विन, और ये कितना हो जाएगा, 273 केल्विन, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा क्या, CPM, और यहाँ पे आ जाएगा DT, इसी फॉर्म में दे रखा था क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ऑप्शन, सॉरी, जो ऑप्शन थे वो इसी फॉर्म में दे रखे थे, ठीक है। चलिए, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई डेल्टा S फ्यूजन, और ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है डेल्टा HM फ्यूजन डिवाइड बाई T मेल्टिंग पॉइंट। आराम से देखो, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, आराम से समझाऊंगा। डेल्टा S3 किसके बराबर होगा, यहां पे लिख देता हूं, डेल्टा S3 यहां लिख रहा हूं मैं, देखना भाई, डेल्टा S3 में क्या हो रहा है, एक लिक्विड में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इस बार जो CP होगा, CPM होगा, वो किसकी लिखी जाएगी, हाँ बिल्कुल सही पकड़े, H2O लिक्विड की लिखी जाएगी। ये मैं पता नहीं कितने क्वेश्चन आपको एक साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये H2O लिक्विड की लिखी जाएगी, और ये DT डिवाइड बाई T, पूरा इंटीग्रेशन है। और यहाँ पे जो CPM आएगा वो किसका आएगा, यहाँ पे जो CPM आएगा वो आएगा H2O सॉलिड का, किसका आएगा, H2O सॉलिड का। आराम से समझो, जल्दबाजी नहीं करनी। देखो आराम से, डेल्टा S3 हो गया, डेल्टा S4 क्या आ गया आपका, वापिस वही डेल्टा S वेपोराइजेशन, जो कि मैं आपको निकाल के बता चुका हूं, किसके बराबर होगा, डेल्टा SM वेपोराइजेशन बराबर इसके बराबर होगा डेल्टा HM वेपोराइजेशन डिवाइड बाई, अब इसमें T कौन सा आएगा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा। आराम से, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, डेल्टा S5 किसके बराबर आएगा, गैस से गैस में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इस बार भी वही फॉर्मूला लगेगा, CPM, बट इस बार CPM का ध्यान रखना, H2O गैस के लिए लिखी जाएगी, DT डिवाइड बाई क्या आएगा, T आएगा, और पूरे पे इंटीग्रेशन। आराम से एक एक चीज समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं मुझे, इन सबको एक साथ रख देना, यही ऑप्शन में था, और आराम से आपका आंसर निकल जाता। एक एक चीज मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करी है। एंट्रोपी चेंज, यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यूज में आ सकता था, अगर क्वेश्चन चालू हो जाता किससे, 0 डिग्री सेल्सियस से, कुछ नहीं, सॉरी, अगर क्वेश्चन चालू हो जाता 0 केल्विन से, तो फिर थर्ड लॉ की भी हम थर्ड लॉ भी हम देख लेते उसमें, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था जेईई मेंस में, पूरा एक्सप्लेन किया है आपको। ऐसे ही एंथैल्पी चेंज होता है, अगर यहाँ पे एंट्रोपी चेंज की जगह एंथैल्पी चेंज पूछता तो भी वो ऐसे ही जाता। मतलब आप समझने की कोशिश करिए, मेरी बात की गहराई समझने की कोशिश करिए, कि जब भी हम किसी सब्सटेंस एस से गैस पे पहुंच रहे हैं तो डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, बात को इतना समझ लेना। सॉलिड से सॉलिड, फिर सॉलिड पहले लिक्विड, और ये इक्विलिब्रियम पे रहते हैं, ये इक्विलिब्रियम पे, ये वेपोराइजेशन है और ये फ्यूजन है। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।